जरा सोचिए, एक कंपनी जो भारत में सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगी। ये कहानी उसी हैरान कर देने वाले सफर की है, लगभग 350 साल की एक ऐसी दास्तां जो व्यापार से शुरू हुई और एक साम्राज्य के बनने पर जाकर खत्म हुई। इस पूरी कहानी को हम 4 अहम तारीखों से समझ सकते हैं। ये 4 ऐसे मोड़ हैं जिन्होंने भारत का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1600 में व्यापार से शुरुआत, फिर 1757 में शासन, 1857 का वो बड़ा विद्रोह और आखिर में 1947 में मिली आज़ादी। तो चलिए इस लंबे सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे इरादे से, कॉमर्स, यानी कि बस व्यापार और मुनाफा। साल था 1600। लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें एक रॉयल चार्टर मतलब एक आधिकारिक इजाजत मिली। मकसद सिर्फ एक, भारत के साथ व्यापार करो, बस। उस वक्त कोई सेना बनाने या साम्राज्य खड़ा करने का कोई प्लान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। और हुआ भी वही। अगले 100 सालों तक कंपनी ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने धीरे धीरे भारत के तटीय इलाकों में अपनी फैक्ट्रियां यानी कि व्यापारिक अड्डे जमाए। सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास, बंबई और कलकत्ता में। ये देखने में तो सिर्फ गोदाम और दफ्तर थे, पर असल में ये आने वाले साम्राज्य की नींव के पत्थर साबित हो रहे थे। तो लगभग 150 साल तक सब कुछ व्यापार के ही इर्द गिर्द चलता रहा। लेकिन फिर आया 18वीं सदी का मध्य और कंपनी के इरादे बदलने लगे। अब उन्हें सिर्फ मुनाफे की भूख नहीं थी, उन्हें भूख थी ताकत की। और ये बदला हुआ इरादा साफ साफ दिखा 1757 में प्लासी की लड़ाई में। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी बड़ी सेना के साथ, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही चालाक अफसर रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। ये वो लम्हा था जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने पहली बार एक शासक का चोला ओढ़ लिया। यहीं से खेल पूरी तरह से बदल गया और हमारी कहानी अपने दूसरे और सबसे अहम दौर में दाखिल हो गई। प्लासी के बाद तो कंपनी के लिए मानो सारे दरवाजे ही खुल गए। अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक असली राजनीतिक ताकत बन चुकी थी, जो पूरे भारत में अपने पंख फैलाने को तैयार थी। इस ताकत को और मजबूत किया गया 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतकर, और इस जीत का इनाम बहुत ही बड़ा था। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर सूबों से टैक्स यानी लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। इसे ही दीवानी राइट्स कहा गया। सोचकर देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब करोड़ों लोगों से टैक्स वसूल रही थी। सत्ता का असली खेल तो अब शुरू हुआ था। लेकिन कंपनी सिर्फ लड़ाइयों के दम पर ही आगे नहीं बढ़ रही थी। उनके पास एक और बड़ा हथियार था, कानून। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या लैब्स की नीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक सीधा साधा नियम था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसकी रियासत सीधे सीधे कंपनी के राज में मिला ली जाएगी। और बस इसी एक कानून के सहारे सतारा, झांसी, नागपुर जैसी कई बड़ी बड़ी रियासतें बिना जंग लड़े ही कंपनी के कब्जे में आ गईं। भारत का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा था। कंपनी के इन 100 सालों के राज में जमीनें छीनी, पुराने नियम बदले गए और लोगों के दिलों में गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा था। माहौल पूरी तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी भड़की 1857 में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक बात थी जिसने इस दबे हुए गुस्से को एक भयानक विद्रोह की आग में बदल दिया। वो वजह थी एक राइफल की गोली। अंग्रेजों ने एक नई एनफील्ड राइफल सेना में शामिल की, जिसके कारतूसों के बारे में ये अफवाह फैल गई कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था, और बस यहीं सब्र का बांध टूट गया। 1857 का विद्रोह इतना बड़ा और जबरदस्त था कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार तक हिल गई। उन्हें यह बात साफ समझ आ गई कि एक ट्रेडिंग कंपनी अब भारत जैसे विशाल देश को नहीं संभाल सकती। तो इस विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, और 1858 में भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चली गई। तो अब सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई थी, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दूसरा और आखिरी अध्याय, जिसे हम क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। क्राउन के आने के बाद चीजें थोड़ी बदल गईं।
अब शासन ज्यादा व्यवस्थित तरीके से कानून और एक्ट्स के जरिए चलने लगा, जैसे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट, मॉर्ले मिंटो सुधार। ये सब भारत पर ब्रिटिश पकड़ को और मजबूत करने के तरीके थे। लेकिन जहां एक तरफ अंग्रेज अपने शासन को संगठित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय भी अपनी आजादी की लड़ाई को संगठित कर रहे थे। और इसी सोच के साथ 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब भारतीयों के पास अपनी बात रखने के लिए एक राष्ट्रीय मंच था। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इस लड़ाई को एक नया चेहरा और एक नई दिशा मिली। महात्मा गांधी। उनके आने से आज़ादी की ये लड़ाई कुछ नेताओं की लड़ाई ना रहकर करोड़ों आम हिंदुस्तानियों का एक जन आंदोलन बन गई। चंपारण सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये एक के बाद एक ऐसे तूफान थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को भी ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। और तब आया वो साल 1947। लॉर्ड माउंटबैटन को भारत भेजा गया एक आखिरी और सबसे मुश्किल काम के लिए, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 की आधी रात को लगभग 350 सालों की ब्रिटिश मौजूदगी का अंत हो गया। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बंटवारे के दर्द के रूप में, जिसने भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए देश बना दिए। तो ये थी पूरी कहानी 4 हिस्सों में। एक सफर जो व्यापार से शुरू हुआ, वो शासन में बदला। उस शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ और उसी विद्रोह ने आज़ादी का रास्ता बनाया। एक कंपनी के व्यापार से शुरू हुआ ये सफर 2 नए देशों के जन्म पर आकर पूरा हुआ। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ये कैसे हुआ कि एक कंपनी जो सिर्फ मसालों का व्यापार करने के लिए एक चार्टर लेकर आई थी, वो दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखने लगी? कॉमर्स कैसे क्राउन में तब्दील हो गया? शायद इस सवाल का जवाब ही इस पूरे लंबे और पेचीदा इतिहास का सार है।